गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंट टेक्निक्स को डेवलप किया गया, डीएनए से रिलेटेड, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स डेवलप की गई, उनके साथ ही साथ एक मेगा प्रोजेक्ट है वो चलाया गया। किसके लिए? ह्यूमन से रिलेटेड, यानी ह्यूमन बींग्स के डीएनए की जो सीक्वेंसेस हैं उन सीक्वेंसेस में चेंज करके जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है वही प्रोजेक्ट कहलाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में HGP से रिप्रेजेंट करते हैं। एट फर्स्ट 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसे तैयार किया गया था और ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसका नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, उनको लेकर के उनकी स्टडी की गई है, ठीक है। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें ऑलमोस्ट 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, उनको लेकर के ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि डीएनए के बेस पेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो इन इतने बेस पेयर्स को लेकर के ये प्रोजेक्ट है ये तैयार किया गया था। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट जो भी होता है उसकी पॉसिबिलिटी है, उनके बारे में भी स्टडी की जाती है। यानी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये हमें टोटल इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of management and analysis of amount of biological information, यानी जितनी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस हैं उन सारी इंफॉर्मेशंस के बारे में, ठीक है, स्टडी करवाने वाली एक साइंस की ब्रांच होती है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो मैंने किससे रिलेटेड होती है? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जीनोम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड होती हैं? जीनोम से रिलेटेड होती हैं। उनके बारे में हमें नॉलेज देती है, उस साइंस की ब्रांच को हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसकी हेल्प से बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डेवलपमेंट है वो भी हो चुका है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ biological information related to genomes is known as bioinformatics, ठीक है। तो ये तो इसका मेन इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि जीनोम से ह्यूमन बींग्स के डीएनए या जीनोम से रिलेटेड स्टडी करने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया 1990 में वो कहलाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर टोटल 3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसकी डिस्कवरी की जा चुकी है। और व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और जीनोम इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब अपन बात करते हैं कि व्हाट आर द गोल्स या एम्स ऑफ HGP, ठीक है, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार करने के पीछे मेन गोल क्या था, मेन एम क्या था? तो पहला तो था टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस, कि ऑलमोस्ट जो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं उन नाइट्रोजिनस बेस है इनके बारे में क्या करना? डिटर्मिनेशन, या इनकी पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करना। तो पहला मेन गोल क्या था? टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, या बेस पेयर्स है उनकी सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। सेकंड इसका मेन गोल क्या था? टू आइडेंटिफाई द वर्कआउट ऑफ फंक्शंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, ठीक है, यानी ह्यूमन का जो डीएनए है
उस ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने जीन प्रेजेंट हैं, उन जीन्स की आइडेंटिफिकेशन करना, उनके फंक्शंस की पहचान करना, ये था सेकंड गोल किसका, एचजीपी का। थर्ड गोल क्या होता है, टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशंस को, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में कलेक्ट करना, यानी जो भी सूचनाएं हैं उन सारी सूचनाओं को डाटा की फॉर्म में कलेक्ट करना, ये भी मेन गोल है किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव द टूल, यानी हम डिफरेंट जो टूल्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, उन सारे संसाधनों या टूल्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक जीन्स है उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका मेन गोल क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के बारे में नॉलेज लेना, और साथ ही साथ डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैरेक्टर हैं उनको ट्रांसफ़र करना, ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये इसके मेन गोल है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका जो गोल है वो क्या है कि जो भी लीगल या सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में भी ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि कोई मर्डर होता है या कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं तो उसके अंदर सैंपल लेते हैं, वो ब्लड का सैंपल भी हो सकता है, वो उसके सीरम का सैंपल भी हो सकता है, लिम्फ का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई हेयर भी हो सकता है। तो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं अपन कि जो भी अपराधी वगैरह हैं उनकी पहचान वो हम कर सकते हैं, यानी डिफरेंट सोशल इश्यूज हैं। सोशल इश्यूज के अंदर कौन से आ जाए, कोई मर्डर का केस है, या फिर ये कह दें कि भाई ये किसका बच्चा है, उसके पेरेंट्स की पहचान करनी है, तो ऐसे कोई भी सोशल इश्यूज होते हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज अपन ले सकते हैं। तो ये हमने पढ़े गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेन गोल कौन कौन से हैं बच्चों, फर्स्ट गोल है नाइट्रोजनस बेसेस की सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करना, कि जो भी नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पे उनकी सीक्वेंस को हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डीएनए के अंदर जितने जीन प्रेजेंट होते हैं हम उन जीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा डाटास के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर कर सकते हैं और डाटा का एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं टूल्स के अंदर। डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी अपन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और किस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम किस तरीके से डीएनए के पार्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये नॉलेज भी अपन ले सकते हैं किससे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। और डिफरेंट जो सोशल इश्यूज़ हैं उन सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो 1990 के अंदर तो चलाया गया और 2003 है उसमें ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो इसके मेन गोल्स आपको बताई दिए कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनस बेसेस की सीक्वेंस डिटरमाइन करना, ह्यूमन डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है उनकी सूचना कलेक्ट करना, डाटाज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन करना, इंफॉर्मेशन है उनको जानना, ठीक है, ये सारे इसके हो गए मेन गोल्स। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के किस टेक्निक से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो फंक्शन करता है, यानी अब अपन क्या पढ़ेंगे इसकी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का मतलब क्या है कि किस तरीके से किस बेस पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये किस टेक्निक के द्वारा तैयार किया जाता है। तो मेथडोलॉजी के अंदर क्या आता है कि सबसे पहले तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं ESTS, ठीक है। ESTS की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है, यानी एक्सप्रेस करना, प्रकट करना
जो भी सीक्वेंस हैं डीएनए के ऊपर प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसेस की, उनको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट है इसको हम बोलते हैं ESTS, यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस टेस्ट। तो सबसे पहले इसका यूज़ कब किसके लिए किया जाता है कि जो भी आरएनए को एक्सप्रेस करने वाली या कोई भी डीएनए के जो जीन्स हैं उनको एक्सप्रेस करने वाली जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का यूज सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी ESTS है, इन टैग्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि डिफरेंट जीन हैं जो आरएनए को एक्सप्रेस करते हैं, उन जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अपना मेथडोलॉजी का क्या है, ESTS मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स हैं, उनका यूज़ किसके लिए करते हैं कि आरएनए के समान एक्सप्रेस कर रहे हैं जो जीन अपने आप को, उन सारे जीन्स की पहचान करना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, उसके लिए ये काम में लिया जाता है। दूसरा होता है, सेकंड जो मेथड है वो होता है सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कोडोन प्रेजेंट है उनके ऊपर कोडोन और एंटी कोडोन की जो सीक्वेंस है, उन सारी सीक्वेंस है उनका हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कोडोन या इनके एंटी कोडोन प्रेजेंट हैं, उन सबकी क्या की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोडोन एंड देयर एंटी कोडोन यूज किया जाता है किसका, सेकंड मेथड का, जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। यानी हम क्या कर सकते हैं कि कोडिंग और नॉन कोडिंग जो भी सीक्वेंस हैं जीन की या जीनोम की, उनको हम यहाँ इसके द्वारा, इस टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही हम ये दोनों मेथड्स काम में लेते हैं, यानी सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर जीन जो आरएनए के समान अपने फीचर शो करते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर सेकेंड टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी कोडोन या एंटी कोडोन प्रेजेंट हैं उनकी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही हमने डीएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम ऐसे डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसे हम रैंडमली फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं। यानी दोनों टेस्ट करके हमने पहचान कर ली कि ये डीएनए हमें क्या करना है, कोडोन एंटी कोडोन रखने वाला भी है, इसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, इसका हमें क्या करनी है, ये बनाना है प्रोजेक्ट। तो इस डीएनए को सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, यानी सेल से इस डीएनए को हम आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद अब ये जो डीएनए है इसको हम क्या करते हैं, ब्रोकन इनटू रैंडमली, यानी हम इसे एक लाइन से ना तोड़ करके उल्टा सीधा हम इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेज हैं उनके अंदर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद इन सारे के सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, इन्हें एक स्पेशल वेक्टर के अंदर डाला जाता है, और वो वेक्टर कौन होता है, क्लोन वेक्टर होता है। तो क्लोन का मतलब क्या होता है बच्चों की, जो हमने डीएनए का फ्रेगमेंट लिया है सेम वैसी की वैसी कॉपी करने का काम करता है ये वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं कौन सा वेक्टर, क्लोन वेक्टर। तो जो डीएनए हमने लिया उसको अब हम क्या करते हैं, वेक्टर के अंदर डाल देते हैं जहाँ पर इसकी क्लोनिंग हो जाती है। और मोस्ट कॉमनली हम होस्ट या क्लोन वेक्टर की फॉर्म में या तो लेते हैं इकोलाई बैक्टीरिया या फिर हम लेते हैं ईस्ट। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या लेते हैं, या तो ईस्ट लेते हैं या फिर बैक्टीरिया है उसका यूज किया जाता है। यानी हम ब्रोकन, रैंडमली ब्रोकन किया हुआ जो डीएनए के पीसेज हैं उनको डालते हैं क्लोन वेक्टर। क्लोन वेक्टर के लिए हम काम में क्या ले रहे हैं, या तो ईस्ट या फिर बैक्टीरिया, उसके अंदर अपन डाल देते हैं। यहाँ डालने के बाद इनका क्या होता है, पॉलीमरेज पीसीआर होता है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, वो इनके अंदर कंप्लीट होती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसका यूज़ क्या किया जाता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स के
क्लोन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए के जो फ्रेगमेंट हमने लिए हैं उनकी हमें डिट्टो कॉपी बनानी है, तो उसके लिए हम जिस टेक्निक का काम यूज़ लेते हैं वो टेक्निक कहलाती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा क्या होता है कि जितने भी हमने फ्रेगमेंट्स लिए सारे के सारे फ्रेगमेंट्स हैं उनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही पॉलीमराइजेशन होता है तो इन डीएनए फ्रेगमेंट्स के क्लोन बन जाते हैं, और क्लोन बनने के साथ ही साथ हमें इनकी जो भी सीक्वेंस है डीएनए फिंगर्स प्रिंटिंग की फॉर्म में वो सीक्वेंस ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरीके से डीएनए फ्रेगमेंट है उनकी सीक्वेंस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी डीएनए की सीक्वेंस है उसको ज्ञात कर सकते हैं। और यही जो प्रोसेस होती है, इसको हम टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं कौन सी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों। इसके अंदर आपको क्या क्या करना है कि 2 मेथड से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तैयार की जाती है। कैसे करते हैं? नंबर 1 तो होता है इसके अंदर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, यानी इसका यूज़ हम क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई ऑल दोज जीन विच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, कि आरएनए की फॉर्म में जितने भी जीन्स होते हैं उन सारे जीन की पहचान करने के लिए हम ESTS का यूज़ करते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है सीक्वेंस एनोशिएशन, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोडिंग और नॉन कोडिंग जो भी सीक्वेंसेस हैं जीन की या जीनोम की, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके फंक्शंस हैं उनको हम देखते हैं। फिर हम इस सीक्वेंस एनोशिएशन के द्वारा क्या क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कोडोन एंटीकोडोन रखने वाले डीएनए का। फिर हम इस डीएनए के क्या करते हैं, छोटे छोटे, पहले इसको हम आइसोलेट करेंगे। ठीक है, मेन डीएनए की सीक्वेंस से कोडोन और एंटीकोडोन रखने वाले डीएनए को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद इन डीएनए के क्या करेंगे, छोटे छोटे रैंडमली पीसेस करेंगे, यानी हम इनको ब्रोकन कर देंगे रेंडमली। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद हम इन्हें डालेंगे किसके अंदर, क्लोन वेक्टर के अंदर। और क्लोन वेक्टर के रूप में हम क्या लेते हैं, ईस्ट या बैक्टीरिया को लेते हैं। ये ईस्ट या बैक्टीरिया जो क्लोन वेक्टर हैं, ये पूरे जो डीएनए के हमने फ्रेगमेंट्स लिए हैं उन सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसेस चलाते हैं। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा जितने टुकड़े थे डीएनए के उन सब के ऊपर नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंस को ये फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन करना। चेन रिएक्शन है यानी एक सीक्वेंस में होने वाली रिएक्शन है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके द्वारा ये डीएनए की सीक्वेंस है उनको डिटरमाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही डीएनए की फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग होती है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स की जो सीक्वेंस होती है वो अपने आप एक डीएनए सीक्वेंटर के फॉर्म में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाती है। और फिर इसका यूज़ हम क्या कर लेते हैं, टू आइडेंटिफाई द, जो भी है कोई क्रिमिनल है या पेरेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एज ए पेरेंट जिसे हमने रखा है उसके डीएनए की सीक्वेंस से हम इसको मैच कर लेते हैं। और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसे कहा जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए आपको गोल बता दिए, आपको मेथोडोलॉजी बता दी कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, ट्रू मेथड्स आपको बता दिए। अब क्या क्या है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो यही है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके द्वारा हम ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला फीचर क्या है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा ह्यूमन के जीनोम में कितने बेसेस प्रेजेंट हैं उन बेसेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा ऑलमोस्ट 3164.7 मिलियन
जो बेसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन में पता चली। तो फर्स्ट जो फीचर है वो क्या है कि ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स मिलियन ऑफ बेसेस, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिली है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही मिली। सेकेंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन फीचर क्या है कि प्रत्येक जो जीन होता है उसके अंदर वन जो जीन है उस वन जीन के अंदर ऑलमोस्ट 3000 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 3000 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जीन की जो साइज है वो साइज कैसी है, वेरिएबल। तो जीन की साइज वेरिएबल है, इसके बारे में नॉलेज हमें किससे मिली है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही मिली है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसका पहला फीचर तो क्या हो गया कि इसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कितने बेसेस हैं वो ह्यूमन बींग्स के जीनोम में प्रेजेंट है, उसकी नॉलेज मिलती है। दूसरा, इससे हमें ये पता चलता है कि एक जीन में लगभग 3000 बेसेस हैं, इसका मतलब जीन है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। और लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 0.24 मिलियन बेसेज प्रेजेंट हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन जीन है वो जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था उसमें लगभग 8000 से लेकर 80,000 से लेकर के 1,40,000 तक बेसेस प्रेजेंट थे। तो वो लास्ट था, वो कौन सा था, ड्रिप्सिन, ठीक है, डाइस्ट्रोफिन है वो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन था जिसके अंदर लगभग 1,40,000 तक बेसेस प्रेजेंट थे। ये नॉलेज भी हमें किससे मिली है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसी से मिली है। ठीक है, तो लार्जेस्ट है वो कौन सा था, लार्जेस्ट जीन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाने वाला लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन था। ठीक है ना, क्या था, डिस्ट्रोफिन, PHIN था, ठीक है, डिस्ट्रोफिन था। और इसके अंदर 80,000 से लेकर के 1,40,000 तक बेसेस हैं वो प्रेजेंट थे। तो इसकी नॉलेज भी हमें किससे मिली, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही मिली। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नेक्स्ट फीचर क्या है कि इसके द्वारा हमें DNA के 50% से ज़्यादा फंक्शंस हैं उनकी जानकारी मिली है, और टोटल जीनोम के अंदर लेस देन 2% कोड है वो ही प्रोटीन को कोड करते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज मिली है। और एक मेजर पोर्शन है ह्यूमन जीनोम का वो सीक्वेंस को बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना, और 1000 टाइम्स ये सीक्वेंसेस रिपीट होती जाती हैं, इसके बारे में नॉलेज भी हमें किससे मिली है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसी से मिली। तो इस तरीके से ये क्या पढ़े हमने, मेन फीचर्स पढ़े ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि मिलियनों बेसेस हैं वो ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक जो जीन होता है उसके अंदर 3000 तक बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर जीन क्या है, वेरिएबल है। लार्जेस्ट जीन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है वो क्या करता है, 2.4 मिलियन तक बेसेस कंटेन करने वाला है। और लार्जेस्ट जीन है वो डायस्ट्रोफिन होता है जिसके अंदर 80,000 से लेकर के 1,40,000 तक बेसेस हैं वो पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर 99% जो जीन है उनकी आइडेंटिफिकेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा ही की गई है। ठीक है, उसके बाद अपना एक टॉपिक और बचता है इसके अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये कहाँ कहाँ अप्लाइकेबल है, इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है ना, ह्यूमन जेनेटिक्स है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज के लिए या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल है। सेकंड, इसकी एप्लीकेशंस क्या है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा हम कौन कौन से जीन्स हैं
वो किस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यानी वी कुड नो दैट मोर देन 1200 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डिजीज, लाइक जो भी डिजीज है जैसे डायबिटीज है, ठीक है, कोई भी एलर्जी वगैरह है, या कोई भी डिसऑर्डर है जेनेटिक्स से रिलेटेड, उन सब के बारे में नॉलेज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही ले सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको पहचानने के लिए भी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ जो भी डाटा बेसेस हैं उनकी हेल्प से ड्रग्स या फिर भी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है उसके बारे में भी हम इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसकी हेल्प से ले सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी घटना हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, किसी के पेरेंट्स को या किसी के पेरेंट्स हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग की पहचान करनी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का 1 टॉपिक और रिमेन रहा है, बाकी आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।